आज हम राजनीतिक विज्ञान की इस क्लास में परंपरागत व जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लासों में हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। राजनीति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अर्थ परिभाषाओं के संबंध में अध्ययन किया, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत में भी इसे तीन भागों में बांटा गया, जिसमें राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो इसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक बना देता है। आज हम इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें परंपरागत के अनुसार या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है मूल्य व आदर्शों को सर्वोपरि स्थान। जो परंपरागत दृष्टिकोण है, यह परंपरागत है, वह मूल्य व आदर्शों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। जिसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत हो, अरस्तु का प्रजातंत्र हो, लोक का प्राकृतिक कानून हो, रूसो की सामान्य इच्छा आदि सभी में मूल्यों व आदर्शों को विशेष महत्व या स्थान दिया गया है। यह जो राजनीतिक संस्थाओं हैं उन्हें एक विश्लेषण की इकाई मानकर चलता है और कहता है कि ये सभी चाहिए प्रकृति के होते हैं, या कहते हैं चाहिए पर ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो चाहिए शब्द है, इस पर ज़्यादा महत्व या जोर देते हैं। इनका उद्देश्य सुधार, समर्थन या विरोध करना होता है। अब जैसे किसी प्रकार की कोई चीज़ है, आवश्यकता है, कार्य है, तो हम जिसमें विभिन्न प्रकार व्यक्ति से पूछते हैं तो कहते हैं कि ऐसा हमें ऐसा करना चाहिए, यह तरीका अपनाना चाहिए। तो उसी प्रकार परंपरागत जो दृष्टिकोण है चाहिए पर बल देता है, जिसका उद्देश्य सुधार और समर्थन या विरोध करना होता है। सेकंड पॉइंट, अनुभविक उपागम का विरोध। यह जो अनुभविक उपागम है उसका भी विरोध करता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो आधुनिक व्यवहारवादी के समर्थक हैं वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं, परंतु वे अपने अध्ययन में कुछ मूल्यों को अपनाते हैं। वे कहते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले हैं, जो कि कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष होकर कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कार्य करेगा तो उसके विचार उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए जो अनुभविक उपागम पद्धति है उनका विरोध करते हैं। तीसरा पॉइंट, शाश्वत सत्यों व जीवन मूल्यों की
विवेचना। इसमें शाश्वत सत्यों या जीवन संबंधी जो विचार हैं, वह मूल्य हैं, उनकी विवेचना ये करता है। ये ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धतियों को अपनाता है या अपनाता है। अगला पॉइंट, विचारों के विश्लेषण की प्रधानता। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें जो विचारक हैं, परंपरागत राजनीतिज्ञ हैं, तो उसमें विचारों का जो विश्लेषण करने का है, उनको प्रधानता या महत्व दिया जाता है। जो परंपरागत राजनीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उनमें एक स्वतंत्र क्षेत्र मानता है और पूर्व में ही उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट कर देता है। अगला पॉइंट, तार्किकता को महत्व। जो परंपरावादी हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिक व तर्क पर आधारित होते हैं। इनमें निष्कर्ष, गणितीय, परिमाप, तथ्य संग्रहण, पर्यवेक्षण तथा सर्वेक्षण आधारित नहीं होते हैं। तो इस कारण से इसमें तार्किकता को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि यह क्रमबद्ध रूप से अध्ययन नहीं करता था परंपरागत दृष्टिकोण। कि जिस प्रकार आधुनिक में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, गणितीय रूप से हो या परिमापन रूप से हो, तथ्यों का संकलन किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से उन्हें इकट्ठा किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष या सिद्धांत बनाए जाते हैं, उस प्रकार इस परंपरागत दृष्टिकोण में नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं को चलते हैं, जिसमें अध्ययन मुक्ता। अध्ययन मुक्ता का तात्पर्य है कि हम जब किसी विषय के बारे में अध्ययन करना है, सिद्धांत का निर्माण करना है, तो इसमें जो शोधकर्ता होता है वह अपने विचारों, आस्थाओं इत्यादि को अलग रखकर उस पर अध्ययन करता है, जिससे कि उसकी अपनी मान्यता, विचार आदि का उस अध्ययन पर असर ना पड़े, या वो जो अध्ययन कर रहा है उसके निष्कर्षों में उसके विचार समाहित ना हो। इसलिए आधुनिक राजनीतिशास्त्री अध्ययन मुक्ता पर विशेष देते हैं। ये कहते हैं कि ये सभी प्रकार के राजनीतिक तथ्य और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये किसी सीमा रेखा के अंतर्गत रहते हुए अध्ययन नहीं करते। यह वास्तविक परिस्थितियां हैं के अध्ययन पर जोर देते हैं। सेकंड पॉइंट, अनुभवात्मक। इसमें अधिकांश अध्ययन अनुभवक होता है, अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, जो कि पर्यवेक्षण, माप, तार्किक युक्त, वस्तुपरक आदि तकनीकों पर आधारित होता है। अगला, मूल्य मुक्त अध्ययन। जैसे कि हमने अध्ययन मुक्ता की बात की कि उसमें जो हर परिस्थितियाँ उसके अध्ययन पर जोर देता है, इस सीमा में रहकर अध्ययन नहीं करता है। मूल्य मुक्ता की बात आती है चाहे अध्ययन मुक्ता की बात आती है, उसी प्रकार मूल्य मुक्ता की तरह अध्ययन मुक्ता में वही है
इस प्रकार की जो अनुसंधान करता है, कोई शोध करता है, तो मूल्य धारणाओं को अलग रख कर शोध करे, जिससे कि अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। इसलिए से इस जो आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता हैं, उसमें मूल्य मुक्त अध्ययन है या मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है कि जैसे कि हम पहला पॉइंट में पढ़े अध्ययन मुक्ता में वह उसकी मान्यता कि अब किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसे किसी भी सीमा रेखा में हमें नहीं बांधना, अंतर्गत रहते हुए अध्ययन नहीं करते, बल्कि उसके हर स्थिति से, हर एंगल से उसे परखने का प्रयास करता है। चौथा पॉइंट, शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें शोध वो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उनमें घनिष्ठ संबंध की बात करता है। कहता है कि जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक निरंतर शोध के द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते रहते हैं। इस कारण से इनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगला पॉइंट, अध्ययन की केंद्रीय इकाई मानव का राजनीतिक व्यवहार तथा अंतः अनुशासनात्मक। इसमें परिअनुशासनात्मक या अधि अनुशासनात्मक की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें मानवीय व्यवहार तथा उसकी अंतःक्रियाओं को प्रमुख अध्ययन इकाई मानकर उससे संबंधित जो भी तत्व हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। अगला पॉइंट, व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। ये जो भी शोध कार्य करते हैं उन कार्यों में अपने आप को मूल्यों, नीतियों या समस्याओं से संबंध रखकर अपना शोध कार्य को करते हैं, अर्थात हर परिस्थिति से उसे देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और फिर जाकर शोध करते हैं और उसका समस्या का समाधान या निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है और इसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना होता है। अगला पॉइंट, असामंजस्य एवं अनेक रूपता। जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वे विभिन्न उपागमों और विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। इस कारण इसका क्षेत्र का और अधिक विस्तार हुआ है, लेकिन सामान्यीकरण की जो दिशा है उसमें यह अभी तक पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक हमने परंपरागत और आधुनिक है उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम अब इनके अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे।